हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। इस वीडियो में हम पॉलिटिसी 11th क्लास की पॉलिटिसी ये एनसीईआरटी के एमसीक्यू और सारा सिलेबस हम एमसीक्यू फॉर्मेट में कर रहे हैं। लगभग 5000 एमसीक्यू करेंगे जो आपके 6 to 12 तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर भी करेंगे। अब हमने इस महीने 3 चैनल और नए शुरू किए हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज मिल सके। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो इंडिया में, सबकी तैयारी करवाई जाती है। 3 और चैनल है हमारे यूट्यूब, 4 चैनल है, इसके अलावा 3 और हैं। तीनों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और टेलीग्राम चैनल, अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सारा सिलेबस हम एमसीक्यू में करेंगे। और क्वेश्चन ये देखोगे आप, रिपीट होंगे क्वेश्चन, सेम आपको मिलेंगे। लगभग 5000 क्वेश्चन करेंगे हम। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ आंसर जरूर दीजिए। और अगर कुछ भी पूछना चाहते हो आप, कुछ भी आपका है सजेशन है या कुछ भी कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए। अगली वीडियो में मैं उनको जो आपका रिप्लाई दूंगी वीडियो के लास्ट में। ओके, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और आंसर दीजिए। संविधान का कौन सा संशोधन ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है? तो कौन सा? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 है, वो शहरी स्थानीय स्वशासन से है। ये दोनों सन 1993 में लागू हुई थी। मतलब 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। 73वां है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है, 74वां है जो शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। और ठीक है, तो 1993 में इसे लागू किया गया था स्थानीय स्वशासन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और आंसर दीजिए। स्थानीय स्वशासन के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन है जो सही है, आपको सही बताना है। थोड़ा सा ये मेरी इमेज की वजह से ना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं आ पा रहा। स्थानीय स्वशासन के संबंध में आपको बताना है कौन सा सही है। इन संस्थाओं को 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया गया था। मैं एक बार अपनी पिक हटा देती हूँ, आगे जो क्वेश्चन होंगे वहाँ ले आऊँगी, क्योंकि मेरी पिक के कारण, इमेज के कारण वो क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख पा रहे। स्थानीय स्वशासन के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इन संस्थाओं को 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया गया था, बिल्कुल सही है। गांव व जिला स्तर के शासन को स्थानीय स्वशासन कहते हैं, बिल्कुल सही है ये। स्थानीय हित और स्थानीय ज्ञान लोकतांत्रिक फैसला देने के लिए अनिवार्य घटक है, तो ये भी सही है। बिल्कुल तीनों ही यहाँ पे ऑप्शन सही होंगे। आंसर उपरोक्त सभी यहाँ पे होगा, तीनों बिल्कुल ऑप्शन सही है। यहाँ पे तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्थानीय स्वशासन के बारे में हमसे पूछा था कौन सा सही है। 1989 में बनी थुंगन समिति ने स्थानीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की और 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये दोनों ही तीनों कथन सही हैं। स्थानीय स्वशासन के बारे में, इन संस्थाओं को 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया गया। गांव व जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं और स्थानीय हित और स्थानीय ज्ञान लोकतांत्रिक फैसला लेने के लिए अनिवार्य घटक है। और जीवंत, डी ऑप्शन, और देखिए 4 ऑप्शन इसमें, ये भी बिल्कुल सही है। जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन प्रक्रिया भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेहिता को सुनिश्चित करते हैं। चारों फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेहिता को सुनिश्चित करता है। तो ये आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और चारों फैक्ट याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आंसर यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट देखिए, स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए थे। आपको बताना कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए थे, बिल्कुल सही है। उस वक्त लॉर्ड रिपर भारत के वायसराय थे, ये भी बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे, तो दोनों बिल्कुल सही है। स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय 1882 के बाद अस्तित्व में आए थे और उस वक्त लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे। महात्मा गांधी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे, दोनों यहाँ पे बिल्कुल सही होंगे। दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। आंसर यहाँ पे सी सही होगा। ठीक है, गांधी जी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। उनका मानना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण में कारगर साबित हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जनहित याचिका। और जनहित याचिका से क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी जा चुके हैं जनहित याचिका के बारे में। जनहित याचिका यह एक न्यायिक
सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन है। इसके द्वारा न्यायालय ने उन विषयों पर भी रुचि दिखाई है जिन्हें लेकर कुछ वर्ग आसानी से अदालत में नहीं जाते, और इसने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक और तथा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने के लिए बाध्य किया है। तो ये सी सही नहीं होगा यहाँ पे। और इसने के द्वारा न्यायपालिका की सक्रियता से कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच का अंतर है वो धुंधला हो गया है। तो ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हमसे पूछा है, कौन सा कथन सही है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था है वो आपको बताना असत्य कौन सा है। ठीक है, असत्य पूछा हमसे, कौन सा पूछा है, असत्य, याद रखना असत्य। पंचायती राज व्यवस्था द्विस्तरीय होता है, तो ये गलत है। पंचायत राज व्यवस्था वो त्रिस्तरीय होता है, द्विस्तरीय नहीं त्रिस्तरीय होता है, 3 स्तर होते हैं इसके। 3 स्तर, ग्राम पंचायत और तालुका पंचायत और जिला पंचायत। जो प्रदेश आकार में छोटे होते हैं वहाँ मंडल या तालुका पंचायत यानी मध्यवर्ती स्तर की आवश्यकता नहीं होती। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं हो सकता यदि उस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम हो। 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सभा का बनना अनिवार्य कर दिया गया है, तो ये भी है जो असत्य है। पंचायती क्षेत्र के सभी व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ये भी असत्य है। और ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश के कानूनों में होता है, तो बिल्कुल सही है। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत को बनाना अनिवार्य कर दिया है। पंचायती हल्के में मतदाता के रूप में पंजीकृत हर वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 यहाँ पे सही नहीं है, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे सही होगा। आंसर कौन सा होगा, ये असत्य पूछा था तो सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आपका, और यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी हमसे असत्य पूछा है, इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है, असत्य आपको बताना है। पंचायत के तीनों स्तर के चुनाव सीधे जनता करती है, बिल्कुल सही है। पंचायत के तीनों स्तर की जो चुनाव है जनता सीधी करते हैं। मतलब जनता द्वारा की जाती है। पंचायत के तीनों स्तर के चुनाव हैं वो सीधे जनता करती है। और हर पंचायती निकाय की जो अवधि होती है वो 5 साल होती है, बिल्कुल सही है। यदि सरकार पंचायत को भंग कर देती है तो 1 साल के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य है, तो ये गलत होगा। 1 साल नहीं, 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य है। 73वां संविधान संशोधन से पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होते थे, तो हमसे सत्य पूछा था, ये सी असत्य है, बाकी सारे सत्य हैं। 73वें संविधान संशोधन से पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती चुनाव के निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होते थे, तो बाकी सारे सही है। ठीक है, तो 6 महीने के, अगर 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। अगर 6 महीने से कम का टाइम बचा हो, मान लो 5 महीने का समय बचा हो, इससे कम का बचा हो और पंचायत भंग हो जाती है तो फिर चुनाव नहीं होंगे, वो टाइम पूरा होने के बाद ही चुनाव होंगे। अगर 6 महीने से ज़्यादा का टाइम रहता है तो चुनाव होंगे, और जो 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने के बाद फिर दोबारा से चुनाव होंगे। जितना कार्यकाल शेष रहता है उसके लिए ही वो चुनाव होंगे, आगे समय के लिए नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, सी सही होगा। ठीक है, ये असत्य, बाकी सारे असत्य हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, पंचायत व्यवस्था में आरक्षण से संबंधित आपको बताना है। पंचायत व्यवस्था में आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो असत्य है, आपको असत्य बताना है। कौन सा बताना है, असत्य। पंचायत व्यवस्था में आरक्षण से संबंधित सभी पंचायत संस्थाओं में 2/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो बिल्कुल गलत है। संविधान का अनुच्छेद 243D पंचायत व्यवस्था में आरक्षण से संबंधित है। सभी पंचायत संस्थाओं में सामान्य श्रेणी के साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में भी 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है, तो 2/3 नहीं 1/3 सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों की आरक्षण की व्यवस्था बिल्कुल सही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सभी सीटों में महिलाओं के लिए 2/3 सीटें आरक्षित हैं, तो ये गलत है, 1/3 सीटें आरक्षित हैं। तो सिर्फ यहाँ पे पहला और तीसरा असत्य होगा, ए और सी यहाँ पे असत्य हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 11वीं अनुसूची से संबंधित है। कौन सा है विषय जो 11वीं अनुसूची से संबंधित है वो आपको बताना है। ओके, तो कौन सा विषय है जो 11वीं अनुसूची से संबंधित है वो आपको बताना है। कौन सा है जो 11वीं अनुसूची से संबंधित है, आंसर दीजिए। कौन सा कथन है जो 11वीं अनुसूची से संबंधित है वो आपको बताना है।
निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो 11वीं अनुसूची से में सम्मिलित है? देखिए ए ऑप्शन, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल संचय का विकास, बिल्कुल सही है। पेयजल, ये भी 11वीं अनुसूची के तहत शामिल किया गया है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की, और तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, तो ये सारे हैं 11वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वीं अनुसूची में जोड़े गए थे। कितने विषय जोड़े गए थे? 29 विषय जोड़े गए थे। पूछा जाए कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में कितने विषय जोड़े गए थे, तो 29 विषय जोड़े गए थे और इन विषयों को पंचायती राज को सौंप दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे सभी सही होंगे। लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल संचय का विकास, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की, और तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, तो ये सारे यहाँ पे सही होंगे। आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, ये आपके एक पेडागोजिकल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पेडागोजिकल क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है, तो सकारात्मक कार्य योजना के बारे में आपको बताना कौन सा सही है। इसे सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया था, ये सही नहीं है, भारत में अपनाया गया था। इस कार्य योजना का उद्देश्य समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना है, तो बी यहाँ पे सही होगा। जो सकारात्मक कार्य योजना है, एफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य है समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना है। बी सिर्फ यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में राज्य चुनाव आयुक्त के बारे में आपको बताना कौन सा कथन है जो सही होगा। राज्य चुनाव आयुक्त के बारे में, राज्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती संस्थाओं के चुनाव करवाने की, बिल्कुल सही है। राज्य चुनाव आयुक्त की जो जिम्मेदारी है वो है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने की होती है, बिल्कुल सही है। भारत के चुनाव आयुक्त की तरह प्रदेश चुनाव आयुक्त भी स्वायत्त है, तो दोनों ही कथन यहाँ पे बिल्कुल सही होंगे। दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, तो राज्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी है वो पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव करवाने की होती है। और सत्य पूछा था हमसे, बिल्कुल सही है, यहाँ पे सत्य हमसे पूछा था। ठीक है, तो सत्य पूछा था हमसे। राज्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने की होती है, और भारत के चुनाव आयुक्त की तरह प्रदेश चुनाव आयुक्त भी स्वायत्त है, तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 243 के पंचायतों के निर्वाचन के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है, और भारत चुनाव आयुक्त की तरह स्वायत्त और स्वतंत्र है, तो दोनों ही यहाँ पे बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रदेशों के, ठीक है, यहाँ पे सत्य बताना है। प्रदेशों की तरह प्रदेशों की सरकार के लिए हर 5 वर्ष एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना आवश्यक है। प्रदेशों की सरकार के लिए हर 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। और राज्य वित्त आयोग प्रदेश और स्थानीय शासन तथा ग्रामीण और शहरी शासन संस्थाओं के बीच राजस्व के बंटवारे का पुनर्वलोकन करेगा, तो दोनों ही बिल्कुल सही है। 243A के तहत एक राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। तो ये पूछ लिया जाए कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। कितने वर्ष बाद? 5 साल के लिए। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे कथन सही होंगे। प्रदेशों की सरकार के लिए हर 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। और राज्य वित्त आयोग प्रदेश और स्थानीय शासन तथा ग्रामीण और शहरी शासन संस्थाओं के बीच बंटवारे का पुनर्वलोकन करेगा। किस अनुच्छेद पूछा जाएगा? अनुच्छेद 243 से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था? भारतीय जो था उसको औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब लागू किया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। बी आंसर बिल्कुल सही होगा। औपचारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा ऑप्शन। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके लिखिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।